गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेरिब्रम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स चैप्टर में जो नंबर थ्योरी है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था वो अपना बचा हुआ था। तो पहले नंबर थ्योरी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में है, पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं, तो उसके बाद फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं और इस क्वेश्चन को हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। जैसे क्लास 10th में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहता था, नंबर थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन रहता था, आप सॉल्व करते थे। इन द सेम वे यहाँ ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ भी रहता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखा हुआ भी क्वेश्चन में आपको रहेगा कि इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। चूँकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहता है, इसीलिए हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी यूज कर सकते हैं। क्लास 7th 8th में आप सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़े होंगे, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। लेकिन हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप रीड करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड करें, 2 बार रीड करें, 3 बार रीड करें। आपको तब तक रीड करना है जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए, फिर उसके बाद देखें कि हमें कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, कैसे करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फंड है, हमें ये गिवन है दिस फंड इज 30,000। फंड में अपने पास 30,000 रुपीज़ अवेलेबल है। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये 30,000 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको 2 पार्ट में इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है? इसको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। 30,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करना है, इसको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। और कितने पार्ट में? 2 पार्ट में इन्वेस्ट करना है। जब 2 पार्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली या तो दोनों इक्वल पार्ट होगा या फिर एक कम दूसरा ज़्यादा होगा। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर एनम एंड सेकेंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पर ईयर। अब इसमें जो रिटर्न ये जो देता है, जब बॉन्ड में हम लोग पैसा जब जमा करते हैं तो एक डेफिनेट टाइम के बाद हमें रिटर्न भी मिलता है। तो बोलता है कि फर्स्ट बॉन्ड में जो हम लोगों ने 2 पार्ट में उस बॉन्ड को डिवाइड किया था, 2 जगह जो मैंने उसको इन्वेस्ट किया था, उसमें फर्स्ट बॉन्ड में 5% पर एनम का रिटर्न है। देखिए 5% पर एनम का इंटरेस्ट वो बॉन्ड दे रहा है। और सेकंड पार्ट का जो बॉन्ड है उसमें इंटरेस्ट 7% पर एनम है एंड सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो सेकंड पार्ट जो उस बॉन्ड का है उसमें इंटरेस्ट 7% पर एनम के रेट से मिल रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ ये बोला गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए जो है हमें ये बताना है कि हमें यहाँ पर ये काम करना है कि 30,000 रुपीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और दोनों पार्ट को किस तरह से डिवाइड करना है? If the trust fund must obtain 30,000 rupees among 2 types of bond, if the trust fund must obtain annual total interest of this and this। अब हमें 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है। 30,000 रुपीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में ब्रेक करके इसको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, इसका बॉन्ड हमें परचेज करना है। जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एनम है। फर्स्ट पार्ट पर इंटरेस्ट 5% पर एनम है एंड सेकंड पार्ट पर इंटरेस्ट 7% पर एनम है।
जब 1 साल होने के बाद फर्स्ट पार्ट का भी कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगा। जब 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो जहाँ हम लोगों ने पैसा जमा किया है वो हम लोगों को प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस करेगा। 1 साल के बाद इंटरेस्ट वापस करेगा। फिर इसी तरह जो सेकंड बॉन्ड जो कि 7% पर एनम है वो भी हमें वापस करेगा। तो चूँकि 5% पर एनम के रेट से 1 ईयर 1 साल में हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ भी 1 ईयर में हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसको 2 पार्ट में कितना कितना अमाउंट में ब्रेक करें ताकि दोनों का इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ हो। 1 साल के बाद जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर जो है हमें 1800 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिले। फिर सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि इन दोनों अमाउंट को कितना कितना पार्ट में इन्वेस्ट करें बॉन्ड में ताकि टोटल इंटरेस्ट हमें 2000 रुपीज़ मिले। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में हमें 30,000 रुपीज़ टोटल दिया हुआ है। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट x रुपीज़ है। जब फर्स्ट पार्ट x रुपीज़ होगा तो सेकंड पार्ट कितना होगा? 30,000 माइनस x होगा। टोटल अमाउंट 30,000 रुपीज़ है। इसको 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना है, 2 पार्ट में इन्वेस्ट करना है। पहला पार्ट मैंने x मान लिया तो दूसरा पार्ट 30,000 माइनस x हो जाएगा। एग्जाम में आपको लिखना होगा लेट फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x रुपीज़, देयरफॉर सेकंड पार्ट इक्वल टू 30,000 माइनस x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 30,000 रुपीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट मैंने x रुपीज़ मान लिया तो दूसरा पार्ट 30,000 माइनस x होगा। अब जो फर्स्ट पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया हुआ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट इक्वल टू 7% पर एनम। फर्स्ट पार्ट ये x इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। सेकेंड पार्ट पर 30,000 माइनस x पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम है। और हमें ये दिया हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद जो है हमें इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ मिलता है। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू 1800 रुपीज़। 1 साल के बाद हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? 1800 रुपीज़ मिल रहा है। तो हमें ये पूछा गया है कि ये दोनों पार्ट कितना कितना था, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना था और सेकंड पार्ट का वैल्यू कितना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए सॉल्व करना है। इसको आप नोट कर लें। अब इस अमाउंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट 30,000 माइनस x है। मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। ये रो मैट्रिक्स है, इसमें सिंगल रो है, एक ही रो है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने x माना था, x हो गया। सेकंड पार्ट हो गया था 30,000 माइनस x। तो इसको हमें याद रखने के लिए कि कौन सा फर्स्ट पार्ट है कौन सा सेकंड पार्ट है, और समझने के लिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ये x है, ये 30,000 माइनस x हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम एंड 7% पर एनम। एक दूसरा मैट्रिक्स बना दिया, 5% पर एनम एंड 7% पर एनम। ये किसका है 5%? ये जो फर्स्ट पार्ट का है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। एक मैट्रिक्स यहाँ हो गया, दूसरा मैट्रिक्स यहाँ होगा। जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसमें 5% पर एनम फर्स्ट पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड 7% इज ऑन द सेकंड पार्ट। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1800, क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1800 है, इसको मैंने मैट्रिक्स के अंदर रख दिया। दिस इज इक्वल टू 1800। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स बना दिया, पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मिल जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम मिले तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको आप रो में ही लिखें। फर्स्ट मैट्रिक्स को रो में लिखें और सेकंड को कॉलम में लिखें। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट को रो में लिख दीजिए, सेकंड को कॉलम में। इसके बाद और भी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें भी देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन करवाता हूँ। इसको फर्स्ट को रो और सेकंड को कॉलम में क्यों लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इम्प्लाइज दैट एक मैट्रिक्स है, ये हो गया, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी प्रैक्टिस आपने किया है। आई थिंक आपको पूरा कमांड हो गया होगा। यदि नहीं कमांड हुआ है तो खूब प्रैक्टिस करें। तो x इंटू 5x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 इंटू 5% इंटू एक्स प्लस 7% इंटू 30,000 माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट इज इक्वल टू 1800। इसको इसके साथ किया तो 5% इंटू एक्स प्लस फिर 30,000 माइनस एक्स को 7% के साथ मल्टीप्लाई किया, 7% इंटू 30,000 माइनस एक्स, और दोनों को जो मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू 1800। ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1800। इम्प्लाइज दैट 5x प्लस, अभी हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 40 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। अभी यहाँ 5x है, यहाँ माइनस 7x तो माइनस 2x, तो 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100 दिस इक्वल टू। अब लेफ्ट में भी एक मैट्रिक्स है और राइट में भी मैट्रिक्स है, तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर वी कैन राइट 2,10,000 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। इसको नोट कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। implies that 2,10,000 minus 2x equal to 1800 00 implies that 30,000 equal to 2x, therefore x equal to। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू 1,80,000। इसको लेफ्ट लेके आ गया, माइनस 2x को राइट लेके चला गया। अब 2,10,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू 30,000, 30,000 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 15,000। x इक्वल टू 15,000 ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट हमें क्या मिलेगा, 30,000 माइनस x। सेकंड पार्ट इक्वल टू, सेकंड पार्ट मैंने एज्यूम कर लिया था 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दोनों पार्ट कितना कितना होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने एक्स एज्यूम किया था और सेकंड पार्ट 30,000 माइनस एक्स एज्यूम किया था, तो दोनों आपस में इक्वल इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में 15,000 है एंड सेकंड पार्ट इज ऑल्सो 15,000। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 15,000 रुपीज़ एंड सेकेंड पार्ट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 15,000 रुपीज़।
दिस इज आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट, अब नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी के जैसा है, फर्स्ट की तरह ही है, बस डिजिट इसमें चेंज है। सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है कि दोनों का एनुअल इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ है। पहले 1800 था, अब कितना है 2000 है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है और 30,000 रुपीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में ब्रेक करना है और पहला पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, सेकंड पार्ट पर 7% है। बोलता है दोनों पार्ट कितना कितना अमाउंट का होना चाहिए कि 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर टोटल इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ हो जाए। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसमें x मान लिया, फर्स्ट पार्ट x मान लिया, तो सेकंड पार्ट 30,000 माइनस x हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पे 5% है, सेकंड पार्ट पे 7% है। और टोटल इंटरेस्ट हमें 2000 रुपीज़ दिया हुआ है, देयरफॉर दिस इज विल बी इक्वल टू 2000 रुपीज़। मैट्रिक्स बना दिया यहाँ। आपको एग्जाम में क्लियरली लिखना होगा सेकंड पार्ट में भी। हालांकि दोनों में एक ही क्वेश्चन आएगा, दोनों तो आ नहीं सकता एग्जाम में, या तो फर्स्ट वाला या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। यदि बी में भी आता है तो आपको लिखना होगा क्लियरली, सपोज दैट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x रुपीज़, देयरफॉर सेकंड पार्ट विल बी 30,000 माइनस x। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 5%, ऑन सेकंड पार्ट इक्वल टू 7%। देयरफॉर ऑन राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स वी गेट दिस इक्वल टू दिस। इतना लिखिएगा, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ये रो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देन इट विल बी 5% इंटू एक्स प्लस 7% इंटू 30,000 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू 2000। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इम्प्लाइज दैट 5% इक्वल टू 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू 2000। इम्प्लाइज दैट, अब यह भी एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी सिंगल एलिमेंट है, उसमें भी सिंगल एलिमेंट है। वी कैन राइट 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इक्वल टू 2000। अब जैसे सिंपल ये कैलकुलेशन है, उसी तरह से इसको आप सॉल्व कर दें, इसमें नई कुछ भी नहीं है। 5x प्लस यहाँ 2,10,000 हो गया, माइनस 7x/100 इक्वल टू 2000। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दोनों साथ साथ करते हैं। तो 5x माइनस 7x माइनस 2x, माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 2,00,000। 2000 लास्ट में 00। इम्प्लाइज दैट राइट में 2,00,000 है, लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू 2x। इसको आप नोट कर लें। इम्प्लाइज दैट 10,000 इक्वल टू 2x, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5,000। अब 10,000 इक्वल टू 2x है, तो x इक्वल टू 10,000 अपॉन 2 इक्वल टू 5,000। तो x इक्वल टू 5,000 रुपीज़ हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि फर्स्ट पार्ट 5,000 रुपीज़, इट मीन्स दैट इज फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 5,000 रुपीज़ एंड सेकेंड पार्ट इक्वल टू, सेकेंड पार्ट 30,000 माइनस x था, तो 30,000 में 5,000 को माइनस कर देते हैं। 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 25,000। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करना था, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट 5,000 हो गया और सेकंड पार्ट 25,000 हो गया।
therefore 2 parts are 5,000 rupees and 25,000 rupees. दिस इज द आंसर. ये हमें पता करना था कि दोनों पार्ट कितना कितना होगा. इस तरह से फर्स्ट पार्ट 5,000 हो गया, सेकेंड पार्ट 25,000 हो गया. ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं. पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ और क्या करना है. द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल. एक स्कूल है, उस स्कूल के पास बुक शॉप है, बुक की दुकान है. द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स. और उस दुकान में जो है, उस शॉप में 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. तो वो पर्टिकुलर स्कूल का जो बुक शॉप है, वो जो दुकान है, उस दुकान में 3 तरह की बुक है. इसमें से केमिस्ट्री की बुक 10 डजन है, फिजिक्स की बुक 8 डजन है एंड इकोनॉमिक्स की बुक, इको की बुक 10 डजन है. देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 एंड 40 रुपीज़ इच रिस्पेक्टिवली. अब ये जो बुक है, इसका सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है 80 रुपये है, 60 रुपये और 40 रुपये इच बुक. इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री की बुक का प्राइस जो है, एक बुक का 80 रुपीज़ है, एक डजन का नहीं, सिंगल बुक का. सिंगल बुक का ये 80 रुपये दिया हुआ है. इसी तरह से फिजिक्स की बुक का 60 रुपीज़ दिया हुआ है एंड इकोनॉमिक्स की बुक का 40 रुपीज़ दिया हुआ है. अब हमें फाइंड क्या करना है. फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. हमें ये पूछा गया है कि इन सारी बुक्स को, इन सभी बुक्स को जब दुकानदार जब बेचेगा, बुक सेलर जब बेचेगा, तो टोटल हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा. इसको सॉल्व कैसे करना है. इसको सॉल्व करना बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. वैसे तो इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है. हमें मेथड अपनाना है कौन सा, बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है. तो इसको सोल्व करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि बुक कितना कितना दिया हुआ है. केमिस्ट्री बुक 10 डजन, फिजिक्स बुक 8 डजन एंड इको बुक 10 डजन. यहाँ बुक्स की जो संख्या दी हुई, नंबर ऑफ बुक्स जो दिया हुआ है, ये दर्जन में दिया हुआ है, डजन में दिया हुआ है. ध्यान दें, यहाँ डजन में दिया हुआ है. और सेलिंग प्राइस जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो ईच बुक का दिया हुआ है. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर ऑफ बुक्स है, ये जो डजन में हमें दिया हुआ है, इस डजन को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे. एक डजन में 12 पीस होता है, 12 पीसेस का एक डजन. इसको जो है सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, डजन को रिमूव करेंगे. दैट इज दोनों का यूनिट हम लोग सेम कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे. गिवन दैट नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इक्वल टू 10 डजन. केमिस्ट्री बुक का नंबर हमें 10 डजन दिया हुआ है, तो 10 इंटू 12 इक्वल टू 120 हो गया. नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स number of physics books 8 डजन इक्वल टू 8 इंटू 12 इक्वल टू 96 बुक्स. एंड नंबर ऑफ इको बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स इक्वल टू 10 डजन इक्वल टू 10 इंटू 12 इक्वल टू 120. अब सभी को मैंने सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल यूनिट में चेंज कर दिया. केमिस्ट्री की बुक्स 120 हो गया, फिजिक्स की बुक 96 हो गया और इकोनॉमिक्स की बुक्स भी यहाँ 120 हो गया. अब ये दिया हुआ है कि द सेलिंग प्राइस, जो उसको बेच जो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक इज 80, 60 एंड 40 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक इक्वल टू 80 रुपीज़ ईच, 80 रुपीज़ ईच. आपको लिखना होगा यहाँ, ये भी आंसर का पार्ट होना चाहिए. केमिस्ट्री बुक की सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ ईच. दैट इज प्रत्येक बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपीज़ है. सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स
फिजिक्स बुक का सेलिंग प्राइस हमें 60 रुपीज़ दिया हुआ है, 60 रुपीज़ ईच, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, इको बुक के सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ दिया हुआ। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके आगे हमें ये पता करना है कि जब इन सारी बुक्स को जब बेचेगा, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के बुक को बेचा जाएगा, तो बेचने के बाद टोटल कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना अमाउंट प्राप्त होगा, ये फाइंड करना है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक सेलर विल रिसीव। इन सभी बुक को बेचने के बाद बुक सेलर कितना अमाउंट रिसीव करेगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लें आप। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था, बस उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ हमें केमिस्ट्री की बुक्स 120 आ गया था, 8 डजन फिजिक्स बुक था 96 एंड 120। ध्यान दें, 120, 96 एंड 120। इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसको रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, रो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही इसको लिखना है। अभी 120 हमें याद रहे, चाहे कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में, इसलिए यहाँ कुछ सिंबल दे देते हैं कि 120 नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री बुक है, और 96 फिजिक्स बुक एंड 120 इको बुक, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स 120, 96, 120। अब हमें इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 80, 60 एंड 40 रुपीज़, 80, 60 एंड 40। जो इन बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है उसको कॉलम मैट्रिक्स में, एक को रो में लिखा, दूसरे को कॉलम में लिखा। अब इसको सिंबलाइज भी कर देता हूँ मैं। 80 रुपीज़ पर बुक, ये किसका प्राइस है, ये केमिस्ट्री का है। 60 रुपीज़ पर बुक, ये फिजिक्स का है। 40 रुपीज़ पर बुक, दिस इज द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स। 120, 96, 120 नंबर ऑफ बुक्स हो गया, 80, 60 एंड 40, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक। आप यहाँ रुपये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता क्या करना है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ दिस बुक्स, कितना बेचने के बाद कितना मिलेगा। तो इसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट पता करना है, कितना बेचने के बाद मिलेगा। तो कितना बेचने के बाद मिलेगा, तो ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें ये मिल सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ करेंगे। तो यहाँ 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। इसको चाहें तो आप मैट्रिक्स के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि है तो दोनों मैट्रिक्स ही है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही मिलता है, इसलिए बेहतर है कि इसको मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दें। इक्वल टू 9600 प्लस 5760 प्लस 4800, इतना हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। आफ्टर एडिशन यू विल गेट 60, यहाँ 6 है, 13 प्लस है 21 का 1, कैरी ऑन 2, 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16 प्लस 20,160 आ गया। तो हमें यही तो पता करना था कि टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट द बुक सेलर will receive is 20,160 रुपये। हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो जो बुक सेलर है इन सारे बुक्स को बेचने के बाद उसको कितना रुपया मिलेगा, ये 20,160 रुपीज़ मिलेगा। दिस इज अवर आंसर। इसमें कुछ भी नहीं था, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इको तीनों को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया। उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज अवर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया।
तो एक्सरसाइज 3.2 में 2 ही क्वेश्चन था वर्ड्स प्रॉब्लम का, नंबर थ्योरी का। एक क्वेश्चन नंबर 19 था और एक क्वेश्चन नंबर 20 था। ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एक मैन्युफैक्चरर है, यह 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है XYZ। मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है या फिर एक मैन्युफैक्चरर है, वह 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। जो भी प्रोडक्ट बनाता है ये 2 अलग अलग मार्केट में सेल करता है। यहाँ पर ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है। 2 अलग अलग मार्केट में इन तीनों प्रोडक्ट को सेल करता है। मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ दिया हुआ है, मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट X है वो 10,000 पीस सेल करता है, प्रोडक्ट Y 2,000 सेल करता है एंड प्रोडक्ट Z जो है वो 18,000 सेल कर रहा है। फिर ये सेम प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट XYZ को एक दूसरे मार्केट में भी सेल करता है। दूसरे मार्केट में ये 6,000, 20,000 एंड 8,000 पीस सेल करता है। दैट इज जो पहला प्रोडक्ट X है, X प्रोडक्ट सेकेंड मार्केट में 6,000 प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, मार्केट 2 में 20,000 पीसेस ये सेल करता है एंड प्रोडक्ट Z तीसरा प्रोडक्ट सेकेंड मार्केट में 8,000 पीस वो सेल कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है, इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। जो इन प्रोडक्ट को अलग अलग दोनों मार्केट में जो सेल कर रहा है, तो फर्स्ट मार्केट में जो सेल करता है, सॉरी इन दोनों मार्केट में जो ये सेल कर रहा है, इसका रेट है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये एंड 1 रुपी ईच पीस। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब हमें यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दोनों ही मार्केट में जो इन प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो दोनों मार्केट से कितना पैसा उसको मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, कितना रेवेन्यू मिलेगा। फाइंड द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का यहाँ ये मतलब है कि इन दोनों प्रोडक्ट, इन तीनों प्रोडक्ट को दोनों अलग अलग मार्केट में जो बेचा जा रहा है, तो बेचने के बाद फर्स्ट मार्केट से उसको कितना पैसा आएगा और सेकेंड मार्केट से उसको कितना पैसा आएगा, कितना अमाउंट आएगा, ये हमें पता करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट ए लेते हैं। पार्ट ए में हमें ये पूछा गया है कि दोनों मार्केट से कितना कितना रेवेन्यू आएगा। सबसे पहले ये पता करेंगे कि फर्स्ट मार्केट से उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, फिर उसका पता करेंगे कि सेकंड मार्केट से कितना रेवेन्यू मिल रहा है। सबसे पहले दोनों के लिए कॉमन लैंग्वेज लिख देता हूँ, जो कि दोनों ही पार्ट के लिए, दोनों ही मार्केट के लिए यूज आएगा। तो गिवन दैट गिवन यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 रुपीज़ this and 1 रुपीज़ एच रिस्पेक्टिवली। यूनिट सेल प्राइस 3 तरह का प्रोडक्ट है। कौन कौन सा प्रोडक्ट? XYZ। क्वेश्चन में दिया हुआ 3 तरह का प्रोडक्ट XYZ है। प्रोडक्ट X का जो सेल प्राइस है 2.5 रुपीज़ पर पीस पर यूनिट। प्रोडक्ट Y का जो सेलिंग प्राइस है ये 1 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। एंड थर्ड टाइप का जो प्रोडक्ट Z है उसका प्राइस है 1 रुपये ईच यूनिट। एक पीस का, सिंगल पीस का या फिर 1 यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम ये फाइंड करते हैं कि मार्केट 1 से उसको कितना रेवेन्यू मिलेगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम रिसिप्ट, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम मार्केट 1, मार्केट फर्स्ट। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम मार्केट 1।
देखिए मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू मिलेगा, कब मिलेगा, जब उन प्रोडक्ट्स को, तीनों प्रोडक्ट्स को जब बेचा जाएगा तब। इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स लेते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसको रो मैट्रिक्स बना करके लिखते हैं, या फिर जो पहले लिखते हैं उसको रो मैट्रिक्स में लिखते हैं। नंबर ऑफ़ पीसेस दिया हुआ है मार्केट 1 में 10,000, 2,000 एंड 18,000। ध्यान दें, मैं मार्केट वन से कितना रेवेन्यू मिलेगा ये फाइंड कर रहा हूँ। तो मार्केट 1 का फिगर यहाँ दिया हुआ है 10,000, 2,000 एंड 18,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000, 2,000 एंड 18,000। अब इसको सिम्बलाइज कर देते हैं कि 10,000 क्या है, ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना हो। 10,000 यहाँ प्रोडक्ट एक्स है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट एक्स। सिमिलरली 2,000 यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट वाई है, एंड 18,000 इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जेड। 3 तरह का प्रोडक्ट है, तीनों तरह की क्वांटिटी लिख दिया। अब हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2 रुपीज़ 50 पैसे, 1 रुपीज़ 50 पैसे, 1 रुपीज़, इतना दिया हुआ ये सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस किसका, ये एक्स का है, ये प्रोडक्ट एक्स का है, ये प्रोडक्ट वाई का, और ये प्रोडक्ट जेड का है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1, इतना आ गया। यहाँ एक्स वाई जेड लिखने के से एक फ़ायदा ये हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते इसमें हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ जो 10,000 है प्रोडक्ट एक्स है, और यहाँ जो सेलिंग प्राइस है यह भी प्रोडक्ट एक्स का ही है। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट जो एक्स रहेगा, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट जो यहाँ रहेगा, इसका जो प्राइस रहेगा, प्रोडक्ट एक्स का जो प्राइस रहेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट वाई है, वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट ऑफ वाई, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2.5 इंटू 10,000, ये 250 हो गया, यहाँ 4 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4, लास्ट में इतना कर दिया, प्लस ये 30 हो गया, 1 जीरो यहाँ आ गया, फिर 1 2 3, प्लस ये 18,000, इतना मिल गया। लास्ट में 2 जीरो हटा देते हैं, इक्वल टू, जब इसको ऐड कर देंगे तो 25,000 प्लस 18,000, 43 प्लस 3 46, 46,000 आ गया, 46,000 आ गया। अभी 46,000 क्या मिलेगा, दिस इज द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम मार्केट फर्स्ट, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मार्केट 1 इज 46,000। 46,000 क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम मार्केट 1, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, आप सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट भी एज इट इज है, इसी जैसा है। सेकंड पार्ट में बस नंबर ऑफ प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी 6,000 दिया हुआ है, प्रोडक्ट वाई की क्वांटिटी 20,000 और प्रोडक्ट जेड की क्वांटिटी 8,000। सॉल्व करते हैं। टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मार्केट 2, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मार्केट 2, मार्केट 2 से कितना अमाउंट रिसीव होगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। 6,000, 20,000, 8,000। जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, 6,000, 20,000, 8,000। ये प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट वाई है, ये प्रोडक्ट जेड है, और इसका यूनिट प्राइस हमें दिया हुआ है 2 रुपीज़ 50 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे एंड 1 रुपी, इतना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 6000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू दिस प्लस 8,000 इंटू दिस। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह मैट्रिक्स मैंने बना दिया। इक्वल टू 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 30,000 प्लस 15,000 45 प्लस 8 53,000 इक्वल टू 53,000। इस तरह से टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मार्केट टू इज 53,000। देयरफॉर यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मार्केट टू इज 53,000 रुपीज़। दिस इज अवर आंसर। इस तरह से सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि सेकंड मार्केट से कितना रेवेन्यू मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 53,000 रुपीज़। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में यूज होना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए जो है, इस ए में 2 पार्ट था, दोनों पार्ट क्लियर हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। इसके पार्ट बी में दिया हुआ है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज़। यूनिट कॉस्ट का मतलब हुआ इसको बनाने का खर्चा। इन तीनों प्रोडक्ट एक्स वाई जेड को जो बनाया गया है, इसको बनाने का खर्चा क्या है? द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज़ 1 रुपी एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। दैट इज पहला प्रोडक्ट जो एक्स है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स है, इस प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपये का खर्चा आ रहा है, यूनिट कॉस्ट 2 रुपये है। प्रोडक्ट वाई का यूनिट कॉस्ट 1 रुपी है और प्रोडक्ट जेड का यूनिट कॉस्ट 50 पैसे है, मतलब 1/2 रुपी है। तो ये हमें पता करना है कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ से ये फाइंड करेंगे कि जो मार्केट 1 है, मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट जो बेचा गया है, उन प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया था, उस बनाने का टोटल कॉस्ट क्या था। फर्स्ट पार्ट ए में मैंने क्या फाइंड किया था कि तीनों प्रोडक्ट को जो मार्केट 1 में बेचा गया था कितने में बेचा गया। अब सेकंड पार्ट में बी में पहले ये पता करेंगे कि जिन प्रोडक्ट को मार्केट 1 और 2 में बेचा गया था, आखिर में उसको बनाने में कितना खर्चा आया था, बनाने में टोटल कॉस्ट किया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट गिवन कॉस्ट ऑफ 3 कमोडिटीज आर cost of 3 commodities are 3 x, y and z are 2 rupees, 1 rupee and 50 paise and 50 paise respectively। कमोडिटी के मतलब क्या हुआ? कमोडिटी का मतलब प्रोडक्ट को हम लोग कमोडिटी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में प्रोडक्ट को कमोडिटी बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ 3 कमोडिटीज एक्स वाई, 3 प्रकार का कमोडिटी, इसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपीज़ 1 रुपी एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली है। कॉस्ट ऑफ 3 कमोडिटीज एक्स वाई एंड जेड आर 2 रुपीज़ 1 रुपी एंड 50 पैसे ईच यहाँ पर होगा। ईच मतलब सिंगल पीस का 1 यूनिट का इतना प्राइस है। 1 यूनिट का जो कॉस्ट है 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे है। तो पहले ये फाइंड करेंगे कि मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट बेचा गया है उसका कॉस्ट कितना है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्केट 1। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्केट 1, देखिए मार्केट 1 में जो उन प्रोडक्ट को बेचा गया है उसका टोटल कॉस्ट कितना है। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, मार्केट 1 में जो बेचा गया वो 10,000, 2,000 एंड 18,000 ये प्रोडक्ट है। 3 तरह का प्रोडक्ट है,
10,000, 2,000 एंड 18,000। और इसका कॉस्ट प्राइस है 2 रुपी, 1 रुपी, सभी का यूनिट में इक्वल कर देता हूँ। ये 2 रुपी है, 1 रुपी है, 50 पैसे को भी मैं रुपये में कन्वर्ट कर देता हूँ। 50 पैसे इक्वल टू 1/2 रुपये होगा। ध्यान दें यहाँ पर, ये रुपये में है, ये भी रुपये में है, पैसे में तो पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दिया 1/2। अब दिस इज़ द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज़ द सेकेंड मैट्रिक्स। मैं पूछा क्या गया था, टोटल वो जो प्रोडक्ट को जो सेल किया गया उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ये कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को लेफ्ट में रख दिया और उसका यूनिट प्राइस राइट में यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 इंटू 2, एक स्टेप में एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगी। 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 1/2 इक्वल टू 20,000, 2,000, 9,000 इक्वल टू 31,000 रुपीज़। 31,000 रुपीज़ हो गया। दैट इज टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट 1। मार्केट 1 इज 31,000। 31,000 हो गया। टोटल कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट 1। मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट जो बेचा गया है उसमें टोटल कॉस्ट कितना था, आ गया 31,000। और फर्स्ट पार्ट में मैंने सॉल्व किया था ए में, तो टोटल सेल प्राइस कितना था, 46,000 था। टोटल सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस इक्वल टू 46,000 रुपीज़। 46,000 में बेचा था। अपने को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू इसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में मैंने बताया था कि मार्केट 1 में जो इन तीनों प्रोडक्ट को बेचा गया है वो 46,000 में बेचा गया था, बेचा गया 46,000 में, और उसको बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 31,000 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। 46,000 माइनस 31,000 इक्वल टू 15,000। दिस इज अवर आंसर। इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपीज़ हो गया। दैट इज मार्केट 1 के लिए, मार्केट 1 के लिए उसका ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपीज़ का हुआ। अब मार्केट 2 में जब इन तीनों प्रोडक्ट को जो बेचा गया तो इन प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया था, इन प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट क्या था, अब ये फाइंड करेंगे। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्केट 2। मार्केट 1 का फाइंड कर लिए, मार्केट 2 का फाइंड करेंगे। मार्केट 2 में नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 6,000, 20,000, 8,000। मार्केट 2 में इतने प्रोडक्ट बेचा गया है और इसका जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस ये 2 रुपी, 1 रुपी, 1/2 रुपी है। यह 1/2 0.5 पैसे 50 पैसे दिया हुआ है, तो 50 पैसे को मैंने रुपये में कन्वर्ट कर दिया तो 1/2 हो गया। मार्केट 2 में प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी इतनी है, प्रोडक्ट वाई की क्वांटिटी इतनी है, प्रोडक्ट जेड की क्वांटिटी इतनी है, और प्रोडक्ट एक्स को बनाने में यहाँ कॉस्टिंग 2 रुपीज़ पर यूनिट है, यहाँ प्रोडक्ट वाई को बनाने में जो कॉस्टिंग है 1 रुपी पर यूनिट है, प्रोडक्ट जेड को बनाने में ½ रुपी पर यूनिट कॉस्टिंग यहाँ पर यह है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दिस इज़ द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज़ द सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू 6,000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू 1/2 इक्वल टू 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 36,000। 36,000 हो गया। इस तरह से मार्केट 2 में जो प्रोडक्ट सेल किया गया है उसको बनाने में कितना खर्च आया था, 36,000 रुपीज़ आया था। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्केट 2
मार्केट 2 इज 36,000 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन मार्केट 2, मार्केट 2 में जो प्रोडक्ट जो बेचा गया उसको बनाने में 36,000 का खर्चा आया था। और पार्ट ए में, ये पार्ट ए में मैंने बताया था कि मार्केट 2 में जो प्रोडक्ट बेचा गया था, बेचने के बाद उसको टोटल रेवेन्यू कितना आया था, 53,000 आया था। एंड टोटल रेवेन्यू या टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन मार्केट 2 इज 53,000। और पार्ट ए में मैंने ये पता कर लिया था कि जब इन तीनों प्रोडक्ट को मार्केट 2 में जब सेल किया गया था तो उसका सेलिंग प्राइस 53,000 था। अब सेलिंग प्राइस 53,000 है और बनाने में जो खर्चे इसका है टोटल कॉस्ट ये 36,000 है। हमें पूछा क्या गया है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्टिंग, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 53,000 माइनस 36,000 इक्वल टू 17,000 रुपीज़। 17,000 रुपीज़ हो गया तो हमें 17,000 क्या मिल गया, दिस इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड इन मार्केट 2। ये 17,000 हो गया, दिस इज अवर आंसर। इस तरह से जब इन तीनों प्रोडक्ट्स को मार्केट 1 और मार्केट 2 में जब बेचा गया था तो मार्केट 1 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला ये मैंने पता कर लिया, और मार्केट 2 में जब इन तीनों प्रोडक्ट्स को बेचा गया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला ये भी मैंने पता कर लिया। ये चीज़ हमें पता करना था। ओके, एक बार मैं इसको समराइज करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में 3 तरह का प्रोडक्ट है। इसमें 3 तरह का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। इन तीनों प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो मैन्युफैक्चर करने के बाद इन तीनों प्रोडक्ट को 2 अलग अलग मार्केट में बेचा गया है। मार्केट 1 में बेचा गया, फिर मार्केट 2 में बेचा गया। दोनों ही मार्केट में अलग अलग क्वांटिटी बेचा जाता है। मार्केट 1 में 10,000, 2,000 और 18,000 बेचा गया है। ये प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है। फिर मार्केट 2 में 6,000, 20,000 एंड 8,000 पीस बेचा जाता है। फिर जब मार्केट 1 में जब बेचा जाता है तो जब बेचा गया तो कुछ ना कुछ उसका प्राइस होगा, तो किसी एक निश्चित प्राइस पर, एक डेफिनेट प्राइस पर इन तीनों प्रोडक्ट को बेचा गया है। तो पहले ये पता करते हैं कि मार्केट 1 में जब उन तीनों प्रोडक्ट को जब बेचा गया है तो कितने में बेचा गया है, कितने में बेचा गया है। मैट्रिक्स मेथड से मैंने ये पता कर लिया, तो कितने प्राइस में बेचा गया ये हमें पता लग गया यहाँ। अब इसके बाद पार्ट बी में हमें ये दिया हुआ है कि ये जो तीनों प्रोडक्ट जो बनाया गया है आखिर में जब बेचे कब है, जब पहले बनाए तभी तो बेचा। फिर तीनों प्रोडक्ट को बनाने में जो है पर यूनिट कितना खर्चा है। प्रोडक्ट एक्स का जो है पर यूनिट एक पीस को बनाने में 2 रुपये है, प्रोडक्ट वाई को 1 रुपये है, प्रोडक्ट जेड को एक पीस को बनाने में 50 पैसे का खर्च आता है। फिर मैंने ये फाइंड कर लिया यहाँ से मार्केट 1 में जो इन तीनों प्रोडक्ट को जो बेचा जा रहा है, मार्केट 1 में इन तीनों प्रोडक्ट को जो बेचा जा रहा है, इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना आया है, कितना खर्चा आया, कितना टोटल कॉस्ट हुआ है, कितना बनाने में कॉस्टिंग हुआ, ये अब मैंने पता कर लिया। पहले क्या पता किया था, कितना में बेचा गया है, पूछा क्या गया है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा, जितने में बेचा और जितने में मैंने उसको बनाया। तो जितना में बेच दिया और जितना में बनाया दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इस तरह से मार्केट 1 में उन तीनों प्रोडक्ट को जो बेचा गया वहाँ से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ये मैंने फाइंड कर लिया। फिर इसी तरह से मार्केट 2 में जब इन तीनों प्रोडक्ट को जब बेचा गया तो वहाँ से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो भी मैंने फाइंड कर लिया, वो यहाँ पर ये मिल गया। इस तरह से मैट्रिक्स चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। तो इसमें कहीं भी आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से लिखें। और
आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन था, मिसलेनियस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए मैंने किया है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप कई बार करें, 2 बार 3 बार, कई बार कम से कम 3 बार तो प्रैक्टिस इसके करें ही करें। जितनी बार प्रैक्टिस आप करेंगे आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।